प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को राजमुकुट नाटक के बारे में बताएंगे। ये राजमुकुट नाटक आपकी प्रश्न संख्या 7 में आता है। ये 4 अंक का होता है। तो राजमुकुट नाटक लिखा है व्यथित हृदय द्वारा रचित ये नाटक है। तो इस नाटक का पहले हम बात करेंगे सारांश। तो इस नाटक का पूरा सारांश 4 अंकों का है। 4 दृश्य हैं इसमें। तो बात करते हैं पहले दृश्य में। तो पहले दृश्य में इसके जो पात्र हैं इस नाटक के, तो ये मेवाड़ के राजा जगमल, इसके बाद ये वहाँ की विधवा स्त्री पात्र है प्रजावती, जो बहुत ही स्वामभक्त है। फिर इसके बाद राष्ट्र नायक हैं चंद्रावत। इसके बाद महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह। तो इसके बाद अकबर। तो यही प्रमुख पात्र हैं। इन्हीं प्रमुख पात्रों के बीच नाटक की रचना हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजमुकुट नाटक के प्रथम अंक की कथा मेवाड़ के राजा जगमल के महल से आरंभ होती है। राजा जगमल अत्यंत विलासी और भोग विलास में लीन रहता था। उसे अपनी कुल की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा का तनिक भी ध्यान नहीं था। सुरा और सुंदरी ही मानो उसके जीवन का लक्ष्य था। भोग विलास और अपने व्यक्तिगत आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा राजा को बर्दाश्त नहीं होती थी। वह एक क्रूर शासक बन गया था। प्रजा का शोषण होता था। अपने चाटकारों और स्वामी दरबारियों के कहने पर वह निरपराध विधवा प्रजावती की निर्मम हत्या करा देता है। प्रजावती की इस हत्या से प्रजा में रोष व्याप्त हो जाता है। क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। लोग प्रजावती के शव को लेकर राष्ट्र नायक चंदावत के घर पहुंच जाते हैं। चंदावत उस दृश्य को देखकर, प्रजावती की हत्या को सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी समय वहाँ एक और घटना घटित होती है कि राजा जगमल के क्रूर सैनिकों द्वारा निर्ममता से सताई जाती हुई एक भिखारिणी की रक्षा कुंवर शक्ति सिंह करता है। शक्ति सिंह जगमल के वास्तविक रूप से पूर्णतः परिचित है। वह जगमल के कार्यों से बहुत खिन्न है। चंदावत शक्ति सिंह को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक दिन जगमल अपनी राजसभा में बैठा था। गाना बजाना चल रहा था। उसी समय चंदावत वहां आए। उन्होंने जगमल को उसके नीच कर्मों के लिए बुरा भला कहा और कहा कि वह अपने कुकर्मों के लिए प्रजा से क्षमा याचना करे। उन्होंने जगमल से आग्रह किया कि वह मेवाड़ का मुकुट उचित पात्र को सौंप दे। जगमल ने चंदावत की बात को स्वीकार की और अपनी तलवार और मुकुट उन्हें सौंप दिया। उसने चंदावत से योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहा। चंदावत ने प्रताप को जगमल का उत्तराधिकारी बनाया। उसे राजमुकुट और तलवार सौंप दी। अब प्रताप बने मेवाड़ के राजा। सुरा और सुंदरी के स्थान पर शौर्य और त्याग की भावना की प्रतिष्ठा हुई। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा प्रताप की सब ओर जय जयकार गूंजने लगी। तो बच्चों, ये था आपका प्रथम अंक का सारांश। अब बात करते हैं दूसरे अंक के सारांश की।
तो नाटक का जो दूसरा अंक है उसकी शुरुआत होती है, प्रताप ने मेवाड़ के राजा के रूप में प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार किया। उन्होंने मेवाड़ के सोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए राजा को उत्साहित किया। उन्होंने अपनी प्रजा में वीरता का संचार करने के लिए अहरिया नामक उत्सव आरंभ किया। इस उत्सव में प्रत्येक क्षत्रिय के लिए एक जंगली पशु का वध करना अनिवार्य था। इसी आखेट में एक जंगली सूअर के आखेट के विषय में प्रताप और शक्ति सिंह में विवाद हो गया। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों ने तलवार निकाल ली और एक दूसरे के झपट पड़े। राजपुरोहित ने इस दृश्य को देखा। उन्होंने भावी अनिष्ट की आशंका में दोनों भाइयों में के बीच बचाव करने का प्रयत्न किया, परंतु दोनों नहीं माने। राजकुल में अमंगल की संभावना से पुरोहित आकुल हो उठते हैं। वह अपनी कटार निकालते हैं और अपने हाथ से कटार अपनी ही छाती में भोंक लेते हैं। वे उसी स्थान पर प्राण त्याग देते हैं। प्रताप ने शक्ति सिंह को देश से निर्वासित कर दिया। शक्ति सिंह जाकर के अकबर की सेना में सम्मिलित हो गए। तो ये था दूसरा अंक। अब बात करते हैं तीसरा अंक। तो नाटक का जो तीसरा अंक है वो शुरुआत होता है, मान सिंह अकबर का सेनापति था। वह राणा प्रताप के चरित्र से बहुत प्रभावित था। मान सिंह की बुआ जोधाबाई अकबर की महारानी थी। इस कारण राणा प्रताप मान सिंह को पतित और धर्मनिष्ठ समझते हैं। एक दिन मान सिंह राणा प्रताप से मिलने जाता है, किंतु राणा प्रताप उससे भेंट नहीं करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह के स्वागत के लिए नियुक्त कर दिया। इससे मान सिंह स्वयं को अपमानित अनुभव किया। वह क्रोध से जल उठा और अपने अपमान का बदला चुकाने की बात कह करके वहाँ से चला गया। दिल्ली सम्राट अकबर की अधीनता सभी राजपूतों ने स्वीकार कर ली, किंतु महाराणा प्रताप ने अब भी अकबर के सामने सिर झुकाने को तैयार न था। अकबर मेवाड़ पर विजय का अवसर देख रहा था। प्रताप से मान सिंह की नाराज़गी को उसने उचित अवसर समझा। उसने सलीम, मान सिंह और शक्ति सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राणा प्रताप भी युद्ध के लिए राजपूतों की सेना लेकर मैदान में आ गए। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। भयंकर युद्ध हुआ। राणा प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई। शत्रु सेना को काटते हुए शत्रु सेना के बीच में पहुंच गए, जहां मान सिंह हाथी पर सवार होकर के युद्ध कर रहा था। वहां से मुगल सेना के व्यूह में फंस गए। राणा प्रताप को शत्रुओं से घिरा देखकर चंदावत रावला के पास पहुँचे। उन्होंने राणा प्रताप के लिए सिर से मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया। शत्रु सेना चंदावत को ही राणा प्रताप समझकर उस पर टूट पड़ी। उन्होंने युद्ध भूमि में ही अपने प्राणों का बलिदान करके राणा की रक्षा की। राणा शत्रुओं के बीच से निकलकर भागने में सफल हो गए। राणा का घोड़ा सरपट दौड़ा जा रहा था। दो मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने राणा का पीछा किया। शक्ति सिंह ने देखा, शक्ति सिंह जो कि भाई थे राणा प्रताप के, उन्होंने देखा कि मुगल सैनिक राणा के पीछे दौड़ रहे हैं, तो उनके हृदय में भाई का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने मुगल सैनिकों के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया और उन दोनों सैनिकों को मार गिराया। शक्ति सिंह दौड़कर प्रताप के चरणों में गिर गया। प्रताप ने शक्ति सिंह की उठाकर गले लगा लिया। आंखों के आंसुओं में दोनों का क्रोध धुल गया। उसी समय राणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने प्राण त्याग दिए। चेतक की मृत्यु से राणा प्रताप को अपार दुख हुआ। ये था आपका राजमुकुट नाटक का तीसरा अंक। अब बात करते हैं राजमुकुट नाटक के चौथे अंक
का सारांश की। तो चौथे अंक में देखिए शुरुआत होती है, हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की सेना बहुत क्षत पहुंची, फिर भी राणा ने अकबर से हार नहीं मानी। राणा प्रताप की देशभक्ति, त्याग तथा शौर्य की देख करके अकबर भी मुग्ध हो गया। वह अब राणा प्रताप से मिलकर संधि करना चाहता था। उस समय शक्ति सिंह साधु का भेष बना करके देश भ्रमण कर रहा था। वह देश की जनता में देश प्रेम तथा एकता की भावना जगाने में लगा हुआ था। शक्ति सिंह को पता चला कि अकबर राणा प्रताप से भेंट करने के इच्छुक हैं। अकबर के मानवीय गुणों को शक्ति सिंह पहचानता था, इसलिए उसने अकबर और प्रताप की भेंट को अच्छा ही माना। उसी की मान्यता थी कि अकबर इस भेंट में कोई छल प्रपंच नहीं करेगा, बल्कि अकबर और प्रताप की भेंट से देश में शांति और एकता का स्वर ऊंचा होगा। राणा प्रताप इस समय अरावली पर्वत के वनों में भटक रहे थे। अचानक एक दिन उनके पास एक सन्यासी आया। राणा के पास कुछ था नहीं जिससे वे अतिथि का उचित स्वागत सत्कार करते। यथोचित सत्कार न कर पाने से वे बहुत दुखी हुए। वे सोच रहे थे कि किस प्रकार अतिथि पर भोजन कराया जाए। उसी समय उनकी पुत्री चंपा घास के बीजों की बनी हुई रोटी अतिथि के लेकर आई। कहीं से कोई वन बिलार आया और अचानक चंपा के हाथ से रोटी छीनकर चंपत हो गया। चंपा गिर गई, उसका सिर पत्थर से टकराया, गहरी चोट आई, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। सन्यासी भेषधारी अकबर संधि के विषय में राणा के विचार जानना चाहता है। राणा प्रताप संधि करने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वह अकबर को विदेशी आक्रमण मानते हैं। तब अकबर कहता है, आप उस अकबर से तो संधि कर सकते हैं जो भारत माता को अपनी माँ समझता है, जो आपकी भांति आपकी जय बोलता है। राणा प्रताप संधि नहीं करते हैं। वे स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। मरते समय भी उन्हें मेवाड़ की स्वतंत्रता का ध्यान रहता है। उन्हें चिंता रहती है कि मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी स्वतंत्रता के संग्राम को कहीं समाप्त न कर दें। राणा प्रताप मृत्यु की शैया पर पड़े हैं रह करके उन्हें अपने देश का ध्यान आता है। देश की स्वतंत्रता संग्राम को आगे चलाया जाएगा या नहीं, इसी चिंता में उनके प्राण नहीं निकलते हैं। अंत में उनका पुत्र, बंधु बांधुत और संबंधी वचन देते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तब भारत माता की जय बोलते हुए राणा प्रताप शांत से प्राण त्याग देते हैं। तो ये था आपका राजमुकुट नाटक। तो इसका सारांश आप लोगों को लिखना है। चारों अंक लिखें, इसमें से कोई एक अंक आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको जानकारी के लिए ये चारों अंकों की हम PDF बना करके भेजेंगे, जिससे आप लोग अपनी पुस्तिका में लिख लें। धन्यवाद।